हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से क्लास 12 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसमें है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग को क्या बात करना है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करना है। किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। मतलब कोई एक कंडक्टर है, तो अभी तक हम लोग जो बात करते थे, जैसे हम लोग क्या देखे थे, कोई चार्ज है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या फोर्स देखने को मिलेगा, तो वो हम लोग निकाले। फिर उसके बाद कोई कंडक्टर है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा फोर्स का। मान लो ये कंडक्टर है, इसका फोर्स का किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर ये करंट कैरी कंडक्टर है। तो ये सब हम लोग देखे थे। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो भी हम लोग अभी तक बात किए तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात हुआ था। मतलब हम चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे थे, कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे थे। लेकिन जो रियल चीज़ है इस चैप्टर का, हम लोग क्या देखे थे स्टार्टिंग में, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड और उसके करंट में, ये अपने को देखना है। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें अगर करंट आई है तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस कर रहा है तो उन दोनों में कैसा रिलेशन है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये अपने को देखना है। अब मेन ये देखना है इस वाले टॉपिक पे। तो सबसे पहले अपने पास कंसिडर वायर, ये सब कहानी लिखना ही पड़ेगा भाई। तो कहानी हम पढ़ के बता दें। एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना पड़ेगा ए, और लेंथ लेना पड़ेगा एल, लेना पड़ेगा लेंथ। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा वायर लेना पड़ेगा अपने को। जैसे सिंपल हम बता दें, ये हो गया अपने पास वायर, ठीक है, जिसका लेंथ कितना हो जाएगा एल हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। वी शैल अज्यूम वन काइंड ऑफ चार्ज कैरी इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इसमें क्या है, चार्ज मूव कर रहा है तो तभी तो करंट होगा। अब लेट देयर आर एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। तो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एन ए एल, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया पर यूनिट वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम को निकालना तो क्या निकालेंगे हम लोग, ए एल, एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो क्या निकलेगा कि कितना उससे फ्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से, तो कितना निकलेगा, एन ए एल निकलेगा। एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे, वी डी। सारा कहानी लिखना पड़ेगा। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा वो एन ए एल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वी डी हो जाएगा। तो फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स कैसे निकालें, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज यहाँ मूव कर रहा है उस पर हमको फोर्स निकाला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी वी, यही है ना, अभी जब हम लोग पढ़ के आए हैं, क्यू वी वी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ज लिखने जाएंगे तो चार्ज क्या लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे एन ए एल और साथ में ई का मल्टीप्लाई, ये पूरा चार्ज है अपने पास, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा, वी, वी क्या है अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर लिखने जाएंगे तो हम लोग को नेगेटिव में ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, साथ में क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि भाई अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस वजह से हमको क्या लगाना पड़ रहा है, नेगेटिव। साथ में हो जाएगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास फोर्स निकल के आ गया, एक जनरल फोर्स निकल के आ गया, क्या आ गया, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ए एल और ई। तो ये पूरा चार्ज हो गया, फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गई, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो क्यू वी बी जो हम लोग जानते हैं उसी से हम लोग इस कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा वो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। किसकी वजह से, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर पे फोर्स लगने वाला वो ये निकल गया है। लेकिन क्या इसमें करंट कहीं दिख रहा, करंट नहीं दिखाई दे रहा। तो हमको करंट और मैग्नेटिक फील्ड में भी एक रिलेशन ले आना। तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करने वाला कहानी देखेंगे हम लोग। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ये जो एन ई ए वी डी होता है, या फिर ये देखो एन ई वी डी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो एन ई वी डी, इसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। मतलब इसको अगर अरेंज करके लिखने जाएंगे तो एन ई वी डी, साथ में ए एल, साथ में बी वेक्टर, ठीक है। ये सब जो चीज़ है, ये जो पूरा पार्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो इसको लिख देंगे करंट डेंसिटी। साथ में अपने पास क्या है, साथ में अपने पास ए एल इंटू बी वेक्टर है। अब करंट डेंसिटी इंटू एरिया, ये होता है करंट, करंट डेंसिटी इंटू एरिया अगर हम लोग बोलेंगे तो वो होता है करंट। तो एक मिनट, करंट डेंसिटी और एरिया को हम लोग बोलते हैं करंट, तो ये हो जाएगा करंट। साथ में क्या अपने पास एल, साथ में क्या अपने पास बी वेक्टर, एक मिनट, बस करंट इंटू एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब ये एल बी को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दिया हुआ है तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखने जाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये तो वेक्टर फॉर्म था, अगर मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो बी एल साइन थीटा। क्रॉस को क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं।
तो अगर हम लोग पूछेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रिलेशन, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में और ये हो गया अपने पास स्केलर फॉर्म में। तो फोर्स और करंट का रिलेशन, और ये कैसा रिलेशन, ये खुद का जो वायर है वो उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी से रिलेटेड कहानी है ये सर। नहीं यहाँ पे ये कहानी नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहानी है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि खुद से क्या होता है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। तो पूरे को साफ ही करते क्या, स्टार्टिंग से रहने देते हैं। जो पूरा यहाँ तक देखेगा वो जानेगा, जो नहीं देखेगा वो अपना आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएगा। तो ये जो है क्या है, ये फोर्स है किसी कंडक्टर पे, जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, और ये कैसे रिलेशन है कि उसमें कितना सारा इलेक्ट्रॉन है, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारा रिलेशन लिया कि हम ये रिलेशन पे पहुँचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो जो कुछ कहानी कह रहा है, क्या एल इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल एंड विद द डायरेक्शन टुवर्ड द करंट आई। तो ठीक है भाई, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही एल का डायरेक्शन हो जाएगा। और कह रहा है कि बी वेक्टर इज द यही बात, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट द फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब ये फोर्स देखने को मिला है, ठीक है। अभी भी उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नहीं डिस्कस किया। अब मान लो यहाँ पे अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो फोर्स कैसे देंगे, मतलब फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया जाएगा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, यही होता है। तो अब देख लिया जाए आगे क्या बात कर रही है। तो आगे डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि मान लो अगर ये अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो जैसे ये है अपने पास, तो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड का। तो फोर्स किधर लग गया, ऊपर लग गया, तो फोर्स ऊपर लग गया। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। आगे कह रहा है कि जब थीटा आया है, मतलब फॉर्मूले में साइन थीटा है, तो कहीं ना कहीं एंगल है। अब एंगल है तो एंगल से रिलेट करना पड़ेगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 0। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जो किसके बराबर हो जाएगा, BIL, बिल बोल लो। फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, बिल। ऐसे याद भी हो जाएगा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है, बिल, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और उसका लेंथ, ठीक है। अब कह रहा है डायरेक्शन कैसे देंगे, तो डायरेक्शन कैसे देंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसका डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं, जो भी अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बायोट-सावर्ट लॉ। अब इसमें हम लोग बात करेंगे वो अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड को। वही थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो गया था कि हमको यही लगा कि हम यही एक्सप्लेन करने वाले, इसलिए वहाँ पे हम बता दिए कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो खुद का नहीं था। अब खुद का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट है, तो इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग लेंगे DL। जैसे मान लो इस पूरे वायर का लेंथ है L, ठीक है, पूरे वायर का लेंथ है L, तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेंगे जिसको बोलेंगे DL। तो इससे कितना करंट फ्लो करेगा, IDL करंट, ठीक है, क्योंकि पूरे I फ्लो कर रहा है तो छोटा सा हिस्सा भी लेंगे तो उसमें भी I करंट रहेगा, और छोटे से हिस्से को ले रहे हैं तो DL। तो टोटल करंट अगर निकालेंगे यहाँ से तो IDL आ जाएगा। अब यहाँ से कोई हम लोग किसी पोजीशन, मान लो कि इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड, ये खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में ज़्यादा ही है। तो हम केवल ये DL एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इस DL के द्वारा प्रोड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, DB, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि किसी पॉइंट, तो किसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, R पॉइंट पे, किसी R पोजीशन पे जो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, DB। और इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो DL है और ये जो पोजीशन है, इसके बीच में मान लेते क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या कर ले, तो अब कहानी लिखें। तो ये तो समझ आ गया कि एक वायर है अपने पास L लेंथ का, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, IDL। और किसी पोजीशन R पे इस वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है, DB। और इस पोजीशन वेक्टर R और अपने पास ये जो DL लेंथ है उसमें, उन दोनों वेक्टर में कितने का एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल। ये कहानी हो गया। इसी चीज़ को शब्दों में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले जो बात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बायोट-सावर्ट लॉ जो है इज़ एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ मतलब जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो जो कंक्लूजन मिला वो लिखा गया। ये ऐसे कुछ इसका प्रूफ नहीं है, बस एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, प्रिडिक्टेड बाय किसके द्वारा, बायोट एंड सावर्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायोट और सावर्ट, तो उनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई क्या क्या फैक्टर होता है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, करंट के लिए, वही देखा गया।
दिस लॉ शो द रिलेशन बिटवीन करंट इन अ कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। तो देखो यहाँ पे है वो कहानी कि जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है कंडक्टर में और जो मैग्नेटिक फील्ड वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बीच का रिलेशन बताता है ये बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक, मतलब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हमको बताना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा तो क्या प्रोड्यूस करा, कैसे प्रोड्यूस करा, यही सब अपने को इस लॉ में देखना है कितना प्रोड्यूस करा। तो क्या कहानी में आप थोड़ा सा लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ कितने का, DL का। तो लेंथ DL अज्यूम कर लिए, कंडक्टर XY कैरिंग है करंट I। ठीक है, कंडक्टर है I करंट कैरी कर रहा है, उसमें स्मॉल लेंथ क्या कंसिडर करना, DL। और R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट IDL एंड थीटा विद एंगल बिटवीन DL एंड R। तो इस पॉइंट पोजीशन को क्या बोला हो, P बोल दिया। इस पोजीशन को P बोला है जहाँ पे अपने को क्या मैग्नेटिक फील्ड DP है, जिसका दूरी R है। तो यही सब वो कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में। अब इसके बाद क्या होता है, देखता है कि किन किन चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। तो सबसे पहले फिर से हो गया द करंट एलिमेंट IDL इज़ अ वेक्टर। तो current ideal is a vector, its direction is tangent to the element and is acting on the direction of the current flowing the conductor। ये भी कहानी हुई कि जो आइडियल है वो वेक्टर फॉर्म में है, उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, एक्टिंग टेंजेंट टू द एलिमेंट एंड इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग द कंडक्टर। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में ये आइडियल भी हो जाएगा। देखो जो फिगर हम बनाए तो वही फिगर यहाँ पे भी है कि यहाँ पे हमको DB निकालना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड DB है किसी पॉइंट P पे, R दूरी पे, थीटा एंगल है, इसमें इस पूरे लेंथ को X से Y तक किया है और इसमें जो करंट है कितना है, Y करंट, I करंट है। ठीक है, वही सब कहानी यहाँ पे। अब क्या क्या देखने को मिला, जब बायोट-सावर्ट लॉ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या क्या उनको कंक्लूजन मिला वो देखा जाए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड DB, इसका जो मैग्नीट्यूड है एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट I डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किन किन चीज़ों पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट पे, मतलब जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करा रहे हैं वायर में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है। एक चीज़ देखने को मिला। जो DB हो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है DL पे, मतलब जितना बड़ा लेंथ लेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने को देखने को मिला, जितना छोटा लेंथ कंसिडर करेंगे उतना छोटा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्टली डिपेंड हो गया। जो DB है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है साइन ऑफ थीटा पे। साइन ऑफ थीटा कहने का मतलब उन दोनों के बीच में एंगल है, उसको रिजॉल्व करेंगे एक को तो अपने पास साइन थीटा आएगा, कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा। तो साइन थीटा के कंपोनेंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। और जो उसका डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली, मतलब इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली में डिपेंड कर रहा है DB जो है, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर पे डिपेंड कर। अब जब सबको एक साथ हम लोग लिखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो सबको एक साथ लिखने के बाद ये अपने को देखने को मिलेगा रिजल्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट P पे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर I द्वारा, जिसका स्मॉल लेंथ DL से अगर हम कंसिडर करें तो वो कितना देखने को मिलेगा, IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। तो ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा कब, किसी पॉइंट P पे, मतलब ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, उसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर I है किसी पॉइंट R पे। तो ये फॉर्मूला आप एक अपने पास निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, तो एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे, उस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या लेंगे, K लिखेंगे। तो K आइडियल साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर ये हुआ। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख रहे हैं ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम लोग DB मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। K का भी कुछ वैल्यू होता था, तो K क्या है अपने पास कांस्टेंट है, उस वैल्यू डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हैं, FPS, CGS, MKS, कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। एक दूसरा डिपेंड करेगा मीडियम पे, कि इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर को किस मीडियम में हम बात करें। अगर हम स्पेस में बात करें तो अलग है, इसको अगर हम वाटर में लेके चले गए तो अलग है, इसको किसी मीडियम के साथ रख दिए तो अलग है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, अब हम लोग K का वैल्यू क्या लिखेंगे उस हिसाब से, तो K का वैल्यू उस हिसाब से, मतलब अगर स्पेस है, फ्री स्पेस है, मतलब अगर हम लोग ऐसे जनरली बात करें फ्री स्पेस, तब क्या लिखेंगे, K का वैल्यू हम लोग μ0 अपॉन में 4π, जिसका वैल्यू क्या होता है 10⁻⁷। तो कुल मिला के अगर हम लोग DB लिखने जाएंगे तो DB ऐसे यूनिट में क्या लिखेंगे 10⁻⁷, या फिर ऐसे सिंपल K बोल लो, K का वैल्यू क्या रहेगा 10⁻⁷, K हो गया, फिर आइडियल साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, जहाँ पे K का वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻⁷। ठीक है, ऐसा यूनिट में। लेकिन CGS में लिखने जाएंगे तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो K का वैल्यू 1 आएगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा बचेगा। लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे तो अक्सर DB का फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन K के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 10⁻⁷। अब ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे देखो, या फिर K का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये भी लिख सकते हैं। मान लो अगर μ0 कुछ दिया हुआ अपने को, तो μ0 अपॉन में 4π
साथ में आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। और ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमको पूरा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तब क्या होगा वो भी लिखेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब क्या होगा वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आइडियल साइन थीटा है। तो अगर आइडियल साइन थीटा है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन भाई आई तो ये अपना वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, तो इन दोनों का तो होगा नहीं। जैसे हम क्या बात करें, हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, आइडियल साइन थीटा, तो ऐसा ख्याल आना चाहिए ना कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी तो साइन थीटा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं ना, मतलब इन दोनों का कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट होता है तभी तो साइन थीटा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर ले हम लोग तो ये दोनों वेक्टर थोड़ी है, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर होता है तभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा लिखते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर है लेकिन ये वेक्टर नहीं है, तो भाई हमको अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को यहाँ पे पोजीशन वेक्टर एक एक्स्ट्रा ले आना होगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने जाएंगे तो डी वी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई अपने पास स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लोग को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डी एल इंटू आर वैक्टर ले आना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर एक्स्ट्रा ले आना होगा। अगर पोजीशन वेक्टर हम एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसको अगर लिखने जाएंगे तो म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई हो गया डी एल, और इसको हम आर कैप लिखेंगे, और आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपन में आर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर अपन में आर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जब यहाँ आएगा तभी क्या होगा, ये आर स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों एक बात है। तो और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक पोजीशन वेक्टर हमको ले आना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर क्या अपने पास आर है यहाँ पे, और यहाँ पे आर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम आर लिखेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमको आर नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख देते एक बार, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। क्या ये समझ आया? अब देखो इस आर से इस आर को मार देंगे तो यही बचेगा अपने पास। तो इसीलिए अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डी एल क्रॉस आर लिखना पड़ेगा, डी एल क्रॉस आर, और अगर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो आर कैप लिखना पड़ेगा। तो ये सब रिलेशन आपस में तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि है एक ही फॉर्मूला लेकिन उसको लिखने का तरीका कितना सारा अलग अलग हो जा रहा है। तो जब लिखने का तरीका अलग अलग हो जा रहा है तो कोई भी चीज़ देख के अपने को न्यूमेरिकल पूछ सकता है, मतलब कोई भी एक सिचुएशन पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। अब इसका हम लोग बात कर लें डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन कैसे देंगे, तो जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बात करना तो हम लोग राइट हैंड हम रूल से डायरेक्शन बताएंगे। जैसे ये हो जाएगा अपना करंट का डायरेक्शन, और जिधर हम लोग फिंगर को कर्ल करेंगे वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा कि अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, हम ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लो हम ऐसे है तो इस तरफ अंदर की तरफ हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो बाहर की तरफ, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो ये देखना पड़ेगा, राइट हैंड से निकालेंगे हम लोग डायरेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा है, उसको सुन लिया जाए क्या ये कहना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो डी बी है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड इफ पॉइंट पी इज टू द राइट ऑफ द करंट एलिमेंट। वही डायरेक्शन के बारे में बात किया कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो अगर हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं तो वो क्या है, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और कह रहा है कि पॉइंट पी इज टू द लेफ्ट ऑफ द करंट एलिमेंट डी बी विल बी परपेंडिकुलर द प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। वही बात, जैसे देख लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस साइड से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। वही दो बात ये किया जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, ठीक। अब कह रहा है कि पूरे वायर के द्वारा, अब जो हम तब से बताना चाह रहे थे कि अभी तो हम लोग छोटे एलिमेंट के लिए निकाले थे, जो छोटा एलिमेंट डी एल ले रहे थे उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन अगर हमको पूरे वायर के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो डी बी था तो डी बी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन इधर भी लगाना पड़ेगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपने पास पूरे वायर के लिए आ जाएगा, होल वायर के लिए। और अपने को कहीं पे भी ज़्यादातर डील करना तो पूरे वायर के लिए तो डील करना पड़ेगा। पहले हम लोग छोटा सा निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करके क्या निकालेंगे, पूरे वायर के लिए निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ क्लियर हुआ होगा। बायोट-सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट था, इसका डेरिवेशन। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लिया जाए, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी देखा जाएगा कूलम्ब्स लॉ से, उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा। तो देख लिया जाए आगे क्या है अपने पास, ठीक है। देखो ये सब जो पॉइंट है ना वो सब फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में ये सब पॉइंट पूछ लेता है। अब जैसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, बायोट-सावर्ट लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है।
तो सबसे पहला बात है कि जो डायरेक्शन है डीबी का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, आईडीएल और आर। अभी हम लोग देखे थे एक वायर में हम लोग कंसिडर किए थे आईडी, ये वायर था अपने पास, ये अपने पास आईडीएल था, आईडीएल इसका डायरेक्शन ये था, ठीक है। साथ में ये अपने पास पोजीशन वेक्टर था, ये डायरेक्शन था। तो ये जो डीबी था ये क्या होता है, आउटवर्ड आएगा या तो इनवर्ड आएगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, चाहे बाहर की तरफ आएगा। ऐसे ही अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई फोर्स कैरिंग कंडक्टर ये है और ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, या तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये है अपने पास वायर, मतलब जो करंट है, और अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों में कितने का एंगल बन रहा है, देखो 90 का बन रहा ना। तो वही बात यहाँ करा, या फिर हम कहते हैं ऊपर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो इन दोनों में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा। पोजीशन वेक्टर ये है अपने पास, ठीक है। ये अब जैसे देखो ये हो गया अपने पास करंट से रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का 90 देखने को मिला। पोजीशन वेक्टर ये है अपने पास, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आ रहा है चाहे कुछ ऐसा आ रहा है, तो फिर से एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। वही बात यहाँ कह रहा है वो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास डी बी, वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, आईडीएल के भी और आर के भी, ठीक है। एक बात कह रहा है कि अगर थीटा को हम लोग 0 कर ले या फिर 180 कर लो, 180, थीटा को 0 डिग्री कर लो या फिर 180 डिग्री कर लो, जो पॉइंट पी है लाई ऑन द एक्सिस ऑफ लीनियर कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर, तो डी बी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। कहने का क्या मतलब है, ये जो पॉइंट पी था, इस पॉइंट को अगर हम वायर पे लेते हैं, मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, या फिर हम क्या कर ले अपोजिट सीधा 180 डिग्री पे लेते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, फोर्स क्या देखने को मिलेगा, 0। फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिलेगा, 0। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग किसी पॉइंट को सीधा वायर पे अगर डाल जाएंगे, तो वायर पे उस करंट के द्वारा कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ आए बात, मतलब अगर हम वायर पे बैठ जाए और बोले क्या मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर खुद का, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो उसके आसपास देखने को मिलेगा, अगल बगल देखने को मिलेगा, वायर पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यही वो कह रहा था। उसके बाद कह रहा है कि अगर थीटा को 90 डिग्री कर दे, तो थीटा किसी एंगल पे, मान लो थीटा 90 डिग्री यहीं पे आ जाए, थीटा 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलरली आ जाए जहाँ पे 90 डिग्री, तो इस केस में अपने को मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि और वो कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो भी अपने पास यहाँ है ही फार्मूला, ये हो जाएगा फार्मूला, अगर कितने एंगल पे बात करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से वही बात करें कि 180 पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया किसके लिए, बायोट-सावर्ट लॉ के लिए। अब हम लोग आगे डिस्कस कर ले। अब हम लोग को डिस्कस करना बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इस चैप्टर का बायोट-सावर्ट लॉ, और हम लोग इलेक्ट्रिक वाले में पढ़े थे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ पढ़े थे ना। तो कूलॉम्स लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ, हमको इधर नहीं आना, हमको अपने जगह पे रहना है। तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। हाँ, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, ये भी सीबीएसई का अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी से भी क्वेश्चन आता है। तो मतलब देखो बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात कर रहा है, कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए बात कर रहा है। तो उन दोनों लॉ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी, इसको हमको कंपेयर करना है। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अपने को सिमिलर देखने को मिला है कूलॉम्स लॉ से, इसलिए ये सब चीज़ आया है। तो क्या क्या सिमिलर देखने को मिला है, तो वो पहले डिस्कस कर ले हम लोग, कि बोथ द लॉज फॉर फील्ड आर लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब लॉन्ग रेंज मतलब दूर पे भी अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे इस चीज़ का एहसास होगा, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। सिंस इन बोथ द लॉ द फील्ड एट अ पॉइंट वेरी इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, और दोनों में क्या रिलेशन आया है, ये वाला रिलेशन आया है, मतलब दोनों पे डिपेंडेंसी ये है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी फोर्स निकालने गए थे तो ये देखने को मिला था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी निकालने जा रहे हैं तो यही देखने को मिल रहा है रिलेशन डिस्टेंस के लिए, तो इन्वर्स वाला। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गया। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब दूर भी इसका एहसास होगा। तीसरा सिमिलैरिटी क्या है, बोथ द फील्ड्स हो गए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन मतलब कई सारा पॉइंट पे भी हम इसको डील कर सकते हैं, तो दोनों जो लॉ है वो क्या डील करता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो सिमिलैरिटी हो गया। अब डिसिमिलैरिटी क्या है, मतलब क्या क्या अंतर इन दोनों में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इज एक्टिंग अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलॉन्ग एक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। देखो वाइल द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो हम लोग अभी देखे ये आर वेक्टर था, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की, ये परपेंडिकुलरली, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उसी के अलॉन्ग एक्ट करता था। जैसे मान लो 2 चार्ज रखा हुआ है, तो या तो ये इसको धक्का देगा या तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसी के अलॉन्ग एक्ट करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। तो ये 2 अंतर मिल गया, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि कूलॉम लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, वेयर एज बायोट-सावर्ट लॉ इज एंगल डिपेंडेंट।
कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कोई एंगल नहीं आ रहा था, तो वो एंगल से इंडिपेंडेंट था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है तो एंगल पे डिपेंड करेगा। ये दूसरा डिसिमिलैरिटी हो गया। तीसरा डिसिमिलैरिटी क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स Q वाइल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स IDL। तो वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कौन प्रोड्यूस कर रहा था? चार्ज Q। ये कौन सा क्वांटिटी था? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ आ जाएंगे वायर में जो अपने पास सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो IDL है, और ये कौन सा सोर्स है? वेक्टर सोर्स है। तो ये भी एक जगह स्केलर सोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, एक जगह वेक्टर सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ बात हो गया सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को लेके। अब अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है अपने पास और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना, क्योंकि CBSE का आया हुआ क्वेश्चन और भी 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एक एलिमेंट है, फिगर बना हुआ है, एक एलिमेंट डेल्टा L है जो किस अलॉन्ग है? डेल्टा XI है। तो ये एलिमेंट डेल्टा L है, उसका वैल्यू क्या दे रखा? डेल्टा XI। आई कैप मतलब इधर इस डायरेक्शन में। इस प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे रखा गया एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। मतलब इसमें कितने का करंट है? 2 एम्पेयर का करंट है, ठीक है, इस एलिमेंट में। मतलब केवल इतने, पूरा करंट कैरिंग वायर होगा, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट जो हम ले रहे हैं उसमें करंट, अपने को करंट तो पूरा 2 एम्पेयर होगा, तो उसमें भी करंट कितना देखने को मिलेगा अपने को? IDL, जो हम लोग कर रहे थे। उसके बाद क्या रहा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द Y एक्सिस। मतलब यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये कितने दूरी पे है? 1 मीटर की दूरी पे है। ड्यू टू एलिमेंट डेल्टा X इज इक्वल्स टू W सेंटीमीटर। मतलब ये डेल्टा X का वैल्यू कितना अपने को दे दिया? W, ठीक है। डेल्टा L इज इक्वल्स टू क्या हो गया? जैसे होता क्या, हम लोग क्या लेते हैं? IDL लेते हैं। IDL कहने का मतलब यहाँ पे W ले लेंगे, I हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा अपने पास? W हो जाएगा। करंट कितना अपने पास? 2 एम्पेयर का। तो कुल मिला के 2W लिखेंगे। IDL के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2W लिख सकते हैं, ठीक। इस प्लेस ये हो गया। गिव ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात कर ले। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? IDL साइन थीटा, यहाँ ये भी लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई अपॉन में r²। ये होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा? वैल्यू पुट करने पे मिल जाएगा dV म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। IDL के जगह पे लिख देंगे 2W साइन थीटा अपॉन में r²। और अगर हम लोग डायरेक्शन से लिखने जाएंगे कि भाई किस डायरेक्शन में ये सब चीज़ें एक्ट कर रही हैं, तो उस डायरेक्शन लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे r वेक्टर ले आना पड़ेगा। तो dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2W। अब यहाँ देखो साइन थीटा को अगर हम हटाना चाहें, W के साथ क्या आ जाएगा? ID, क्योंकि ये जो था अपने पास, ये देखो डेल्टा L क्या है? WI कैप। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? IDL WI कैप। तो WI कैप यहाँ पे आएगा। अब हम साइन थीटा को हटाना चाह रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो साइन थीटा को हटा के अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, जो हम लोग देखे थे अभी, R अपॉन में r³ कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो ये I कैप हो जाएगा। और अगर हम लोग R अपॉन में r³, तो पोजीशन वेक्टर किस तरफ निकालना अपने को? अगर हम लोग बात कर लें फिगर देखो कहाँ पे निकालना अपने को? अगर पोजीशन वेक्टर, अगर ये R है, ये R पोजीशन वेक्टर है, तो किस एक्सिस में निकालना अपने को? Y एक्सिस कहने का मतलब J कैप। और कितना मीटर है? 1 मीटर, तो 1 J कैप। समझ आए बात? पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? 1 J कैप। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 J कैप। साइन थीटा को हटा रहे हम यहाँ पे, तो 1 J कैप, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा? तो अपॉन में R का मैग्नीट्यूड, R 1 मीटर है, तो 1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? r³ होगा, तो r³ मतलब 1 का क्यूब। समझ आए बात? जैसे देखो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लिखे थे, ये वाला हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि इतना सारा जो फार्मूला लिखे हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ये वाला IDL के जगह पे क्या लिखे? तो I के जगह पे 2 एम्पेयर, DL वेक्टर के जगह पे 2WI कैप। मतलब I के जगह पे 2 हो गया, इसके जगह पे WI कैप हो गया। R के जगह पे क्या होगा? तो R वेक्टर के जगह पे हो जाएगा अपने पास 1 J कैप। समझ आया? और r³ कहने का R का मैग्नीट्यूड मतलब 1 का क्यूब। ये वाला फार्मूला वही अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि फार्मूला एक ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो कौन से जगह पे कौन से तरीके का इस्तेमाल करना, ये जानना जरूरी है, ठीक। तो हम लोग को क्या क्या मिल गया, देख लीजिए क्या क्या मिल गया भाई। तो ये मिला। अब सॉल्व करा जाए तो I क्रॉस J क्या आता है अपने पास? तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर I J का निकालेंगे तो आएगा K। तो ये हो गया अपने पास 2W हो गया
और आई जे हो गया अपने पास के, और नीचे हो गया 1। तो अब इससे इसको मार दें तो 2 बचेगा। तो डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, साथ में डब्लू और साथ में के है। अब ये हम लोग किस फॉर्म में लिखे हैं, तो ये हम लोग लिखे हैं वेक्टर फॉर्म में। अब के कहने का मतलब क्या हो गया, किस तरफ लग रहा है फोर्स, तो फोर्स लग रहा है जेड एक्सिस के अलोंग। तो कुल मिला के अगर हम इसको मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, डी वी वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डब्लू, और एक किसके एक्सिस है, कौन सा एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस अलोंग। समझ आए बात। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, घुमाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि भाई एक हम लोग आइडियल कंपोनेंट ये रखे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, आई कैप के अलोंग, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी के अलोंग, मतलब इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो अगर हम उस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड तो ये है, मैग्नीट्यूड ये है, इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा उस पोजीशन पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग, या फिर हम लोग कह लें के कैप के अलोंग। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें देखो अच्छा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, वो ऐसा क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया होता है, केवल अल्फ़ाबेट में डील करता है, वो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, सीधा फॉर्मूला में रखा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखा है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, थोड़ा समझने में मुश्किल होता है कहाँ पे क्या लगाना है। लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, हम ये बताना चाह रहे थे किसको कैसे कैसे अरेंज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो भी है उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। तब तक के लिए राम राम।